सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं किसकी? मानव जनन की, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पूरा पढ़ लिया था क्या? पुरुष जनन तंत्र। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज बेटा स्टार्ट करने वाले हैं क्या? मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम बात करेंगे किसकी? मादा प्रजनन तंत्र की। उसके भाग पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में लेकर आऊंगा क्विज, है ना, और फिर उसके बाद दूंगा मैं आपको क्या? होमवर्क। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा जी, किसकी बात करने वाले बेटा हम यहाँ पर? मादा प्रजनन तंत्र की। तो इस तरीके से एक डायग्राम जो हमारी बुक्स में दे रखा है, किसके बारे में? मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। ये डायग्राम जो है ये सभी की बुक्स में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो आप नोट्स बनाते हैं, जिस तरीके से बनाते हैं, कृपया करके जब अपने नोट्स बनाया करें तो डेट डाला करें, हेडिंग डाला करें, और जो भी डायग्राम दे रखे ना हमारे बुक्स में वो जरूर बनाया करें, प्रैक्टिस किया करें डायग्राम्स बनाने की। ठीक है, तो ये जो चित्र जो है, डायग्राम जो, इसको जरूर बनाइएगा। किसका? मादा जनन तंत्र का। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीजें हैं, एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो मादा जनन तंत्र, देखिए एक और डायग्राम, इससे पहले वाला जो था ये हमारी बुक्स में, ये मुझे मिला, ये मैं लेकर आया हूं आपके लिए। एक और डायग्राम है सेम टू सेम चीज, बस दिखने में थोड़ा सा अच्छा था इसलिए ये भी लेकर आया हूं। तो मादा प्रजनन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु जो हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनना, सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनना बेटा, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में, कि मादा प्रजनन तंत्र की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो ये कि एक मादा में जनन अवस्था, या मैं बोलूंगा एक मादा जनन योग्य कब होती है। सोचिए, मैंने आपको पहले भी बताया, एक मादा एक स्त्री जनन योग्य कब होती है? बताएं, सोचें, याद करिए, मैंने आपको बताया था जब उस मादा में होती है क्या? यौवन प्राप्ति। क्या होती है बच्चों? यौवन प्राप्ति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई, क्या एक मादा में जनन योग्यता कब आती है? जब उसमें यौवन प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे यौवन प्राप्ति का मतलब? सीधी सी बात है, जब एक मादा जनन योग्य है, जब एक मादा जनन योग्य है, जब वो बच्चा पैदा करने लायक है, जनन करने लायक है, तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे? यौवन प्राप्ति। ठीक है, अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था यौवन प्राप्ति नर में कब आती है? याद करिए, 12 से 14 वर्ष में बोला था। और मादा में बाद में आती है कि पहले आ जाती है नर से? याद करिए, मैंने आपको बताया था पहले आ जाती है, यानी ये जो यौवन प्राप्ति एक मादा में लगभग 10 से 12 वर्ष में आ जाती है। ठीक है, एक स्त्री में, एक मादा में, एक फीमेल में प्यूबर्टी जो है, यौवन प्राप्ति जो है, वो 10 से 12 वर्ष की उम्र में आ जाती है। अब आप बोलेंगे सर नर में जब आई थी यौवन प्राप्ति तो कैसे पता लगा था? याद करिए, एक नर में जब प्यूबर्टी आई थी, एक नर में यौवन प्राप्ति जब हुई थी तो कैसे पता लगा था? याद करिए, कुछ लक्षण उभर कर आए थे। सोचिए क्या लक्षण आए थे? द्वितीय लैंगिक लक्षण, दाढ़ी मूंछ का आना स्टार्ट हुआ था, आवाज का भारी होना स्टार्ट हो गया था, याद आ रहा है। अब उसी तरीके से एक मादा में जनन योग्यता कब आएगी? जब हमने बोला यौवन प्राप्ति हो जाएगी, और नर से पहले हो जाती है 10 से 12 वर्ष की आयु में। क्या होता है, कैसे पता लगता है कि एक मादा में यौवन प्राप्ति हो चुकी है? कैसे पता लगता है? तो ध्यान से सुनना बेटा, एक फीमेल में, एक मादा में एक चक्र चालू हो जाता है। क्या बोला हमने? एक मादा में जैसे यौवन प्राप्ति होती है, एक चक्र, एक लैंगिक चक्र, ध्यान से सुनना, एक लैंगिक चक्र चालू होता है। ठीक है, और उस लैंगिक चक्र को हम बोलते हैं क्या? आर्तव चक्र। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र, या इसको हम मासिक चक्र भी बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा स्टेप वाइज स्टेप चीजों को समझना। क्या एक मादा
जनन तंत्र की बात कर रहे थे। बात करने से पहले, संरचनाएं देखने से पहले हमें ये बात करनी जरूरी है कि एक मादा में जनन योग्यता कब आती है। हमने बोला जब उसमें यौवन प्राप्ति होती है। कब होती है? नर से पहले होती है, लगभग 10 से 12 वर्ष में। कैसे पता लगता है? एक मादा में एक चक्र चालू हो जाता है, एक लैंगिक चक्र चालू हो जाता है, जिसे हम आर्तव चक्र या मासिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, अब इस चक्र में ना शरीर से रक्त स्त्राव होता है। क्या बोला मैंने? इस चक्र में जैसे ही ये चक्र चालू होता है तो शरीर से रक्त निकलता है, ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, उससे पता लग जाता है कि एक फीमेल में क्या स्टार्ट हो गया है, एक फीमेल में लैंगिकता आ गई है, एक फीमेल में जनन योग्यता आ गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतनी सी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक चीज मैं बिंदु यहां पर बताने वाला हूं। हालांकि ये चक्र पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा कि ये जो लैंगिक चक्र है, ये जो आर्तव चक्र जब एक फीमेल में, जब एक मादा में स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, कौन कौन बेटा जी? ये आर्तव चक्र जब प्रारंभ होता है तो उस कंडीशन को, उस परिस्थिति को बोला जाता है क्या? रजो दर्शन। याद रखना, क्या बोलते हैं बच्चों? रजो दर्शन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर रजो दर्शन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और आर्तव चक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो बेटा जी आर्तव चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और रजो दर्शन को इंग्लिश में बोलते हैं मिनार्च। ठीक है, तो याद रखना, भूलना मत। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। कई बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं जरूर याद रखना। ठीक है, बड़े आराम से तसल्ली से हम एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। हालांकि ध्यान से सुन ला, ये जो मादा जनन तंत्र है ना, नर से थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो कंसंट्रेशन से सारी चीजें सुनिएगा। मादा जनन योग्य कब होगी? जब उसमें यौवन प्राप्ति होगी। कब? 10 से 12 वर्ष की आयु में, नर से पहले। कैसे पता लगा? एक मादा में एक चक्र चालू होएगा, लैंगिक चक्र, जो क्या कहला रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र या मासिक चक्र, या इसको हम रजोधर्म चक्र भी बोल देते हैं। कई सारे नाम है, डिटेल में जब आएगा तब वहां पर बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, ये चक्र जब चालू होएगा, यानी जब रजो दर्शन होएगा, तो ये तय हो गया कि एक फीमेल में, एक मादा में जनन योग्यता आ गई है, उसने यौवन प्राप्ति कर ली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई आएगी। चलें आगे। अब हम बात करने वाले हैं क्या कि ये जो मादा जनन तंत्र है या मादा प्रजनन तंत्र है, ये किससे बना हुआ है? बेटा आपको नर जनन तंत्र याद आ रहा है? याद करिए, नर जनन तंत्र 4 चीजों से बना हुआ था। उसी प्रकार मादा जनन तंत्र भी 4 भागों से बना हुआ है। ठीक है, अब कंपेयर करना, तुलना करना। वहां पर सबसे पहली चीज क्या थी? याद करिए, एक जोड़ी क्या था? वृषण था ना, जो एक प्राथमिक लैंगिक अंग था ना। अब यहां पर वृषण तो नहीं होएगा, कौन होएगा? एक जोड़ी अंडाशय। कौन होता है बच्चा? एक जोड़ी अंडाशय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ठीक है, जो एक मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक है, अब आप में से ना कई बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, सर यहां पर प्राथमिक लिखा है तो द्वितीय क्या होता है? देखिए, वो लैंगिक अंग जो युग्मक बनाते हैं, ध्यान से सुनना, वो अंग जो युग्मक बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। उसके अलावा दूसरे अंग जो युग्मक नहीं बनाएंगे लेकिन प्रजनन में या जनन में सम्मिलित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्वितीय लैंगिक अंग। अब जैसे सोचिए, एक मादा में, एक स्त्री में गर्भाशय होएगा, फैलोपियन नलिका होएगी, योनि होएगी, ये जो भाग जो होंगे, ये क्या कहलाएंगे? द्वितीय लैंगिक अंग कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई युग्मक नहीं बन रहा। युग्मक जिसमें बनता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंगों का कार्य क्या हुआ? जरा सोचिए, युग्मकों का निर्माण हुआ। सिंपल सा था। तो बेटा जी, मादा में सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है, ठीक है, वो क्या है? अंडाशय, ओवरी है। ठीक है, दूसरा
अब जरा सोचिए वहां पर क्या था, दूसरा भाग क्या था, सहायक नलिकाएं थी ना, यहां पर भी सहायक नलिकाएं, ठीक है, वहां पर भी सहायक नलिका, यहां लेकिन वहां पर सहायक नलिका कुछ और थी, वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, ये 4 थी ना, यहां पर कुछ और होंगी, जब आएगा अभी बताऊंगा, तसल्ली रखना, ठीक है। और सोचिए सहायक नलिकाओं के बाद हमने क्या पढ़ी थी, सहायक ग्रंथियां पढ़ी थी ना, वहां पर याद आ रही है, पुरोस्थ थी, शुक्राशय थी, कंदमूत्र पथ या बल्बोयूरेथ्रल या काउपर थी ना, यहां पर भी क्या होंगी, सहायक ग्रंथियां, ठीक है। कौन सी होंगी, समय आने दीजिएगा, सब आएगा, ठीक है। जैसे वहां पर भी आया था ना एक एक करके चीज, यहां पर भी एक एक करके चीज पढ़ेंगे। और आखिरी वहां पर याद करिए, नर में चौथा भाग क्या था, बाह्य जननेंद्रिय, यहां पर भी सीधा सीधा चौथा भाग क्या आएगा, बाह्य जननेंद्रिय, ठीक है, सिंपल। अब यहां पर ध्यान से सुनना, वहां पर जो बाह्य जननेंद्रिय थी उसका नाम क्या था, शिशन था ना, यहां पर जो बाह्य जननेंद्रिय है उसका नाम आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, भग, या इंग्लिश में बोलते हैं वल्वा, ठीक है। तो भग या वल्वा मादा में क्या कहलाती है, बाह्य जननेंद्रिय। जब ये आएगा तो इसको भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, जरा सोचिए, हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अंडाशय, फिर पढ़ेंगे क्या, सहायक नलिकाएं, फिर पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियां, फिर पढ़ेंगे बाह्य जननेंद्रिय। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसकी बात बेटा जी, यहां पर हमारा अंडाशय की किसमें, मादा प्रजनन तंत्र में। रेडी है, चले अब ध्यान से देखिएगा, किसको, मादा प्रजनन तंत्र में, किसको, अंडाशय को। देखिए दिख रहा है ये डायग्राम, इस डायग्राम में जरा देखिए कुछ ये संरचना दिख रही है, दिख रही है, ये संरचना क्या कहला रही है बेटा जी, अंडाशय। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा जी मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो बिंदु दर बिंदु आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं, एक एक बिंदु को याद रखना है। तो हम यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाले हैं, अंडाशय के बारे में बात करने वाले हैं, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो युग्मक उत्पन्न करेगा। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताना, जो युग्मक उत्पन्न किया जाएगा, जो युग्मक उत्पन्न किया जाएगा एक मादा के द्वारा इस अंडाशय में, उसका नाम क्या होएगा, जरा सोचिए, अंडाणु। वहां पर क्या है, शुक्राणु, और यहां पर क्या आएगा, अंडाणु, है ना। तो यहां पर अंडाणु किसमें बनेगा, अंडाशय में। वहां पर शुक्राणु किसमें बना था, याद करिए, वृषण में, ठीक है, सिंपल सा था। चलें आगे, किसकी बात करने वाले बेटा जी, हम यहाँ पर अंडाशय की बात करने वाले हैं। तो ये देखिए अंडाशय की कुछ आंतरिक संरचना इस तरीके से दिखा रखी है हमारी बुक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर है ना कई सारे वर्ड आएंगे, रुधिर वाहिकाएं, प्राथमिक पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफी पुटक, अंडाणु, पित्तपिंड, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारे शब्द है ना, अभी कंफ्यूज कर देंगे। तो मैं अभी आपको बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो शब्द आएंगे ना, ये वर्ड्स जो आएंगे, ये आएंगे कब, जब हम एक प्रक्रिया पढ़ेंगे, क्या, अंडजनन। यानी जब हम इस अंडाणु का निर्माण कर रहे हैं ना, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंडजनन। तब वहां पर ये वर्ड आएंगे, प्राथमिक पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफियन पुटक, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारे शब्द आएंगे, ठीक है। तो ये बेटा हिंदी में था, उसी प्रकार आंतरिक संरचना में इंग्लिश में भी लेकर आया हूं। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ था, चीज वही है, अलग नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके हमें बिंदु पढ़ने, किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। आइए सबसे पहला बिंदु अंडाशय के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना, इसकी आकृति, ध्यान से सुनना, क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी आकृति पढ़ने वाले हैं, किस आकार की होती है, ठीक है, और कहां पर मिलती है। सुनना, किस आकार की होती है ना, कहां पर मिलती है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। किस रंग की होती है ये भी बात करेंगे। तो अब आप मुझे बताएं, आपने बादाम देखा है, देखा होगा, बादाम का छिलका भी देखा होगा, कभी बादाम को भिगोया है,
भिगोया है, भिगोने के बाद उसका छिलका उतारा है। जब आप बादाम का छिलका उतार देते तो बादाम कैसा दिखता है? सफेद रंग का दिखता है ना, दिखता है ना। तो आपने सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा याद रखना है, ये सफेद रंग की और बादाम के आकार की होती है। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे रंग की होती है बेटा, सफेद रंग की होती है और बादाम का जो आकार होता है बिल्कुल वैसी होती है। यानी अभी अभी जो आपने पीछे डायग्राम देखा था, ये वाला, ये क्या है? बिल्कुल बादाम की शेप है, बादाम, ठीक है। सफेद रंग की होती है, दिख रहा है आपको, और कैसी होती है? बादाम के आकार की होती है बेटा जी आपकी कौन? अंडाशय यानी ओवरी। क्या ये पहला बिंदु सिंपल सा याद रहेगा? भूलेंगे तो नहीं, पक्का। अब दूसरा, ये होती कहां है? एक मादा में कहां मिलती है? जैसे याद करिए, वृषण कहां मिल रहे थे? शरीर से बाहर मिल रहे थे। क्या ये शरीर से बाहर होती है? नहीं, ये शरीर के अंदर ही होती है, ठीक है। अब शरीर के अंदर कहां पर होती है? आपका प्रश्न होगा ना, सर शरीर के अंदर कहां पर होती है? आइए ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से देखना। देखिए, मैं एक मनुष्य को बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना है। इस डायग्राम को देखकर, इस इमेज को, इस चित्र को देखकर ध्यान से समझना क्या क्या मिलता है। ऐसा नहीं होता सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आप मुझे बताइए, ये मेरा ये वाला भाग क्या है? सोचिए, सिर है ना, शीर्ष बोलते हैं इसको, यानी ये वाला भाग क्या कहलाता है बेटा जी? शीर्ष, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जरा सोचिए, ये यहां से यहां तक ये क्या है? हमारी गर्दन है, जिसको हम ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा या गर्दन, ठीक है। अब ये वाला जो भाग जो होता है, ये 3 भागों में बटा होता है। यहां से लेकर नीचे तक हमारा जो भाग होता है, जहां से हमारे पैर स्टार्ट होते हैं, वहां तक 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले ये वाला भाग, जहां पर हमारे हाथ भी हैं और हमारी पसलियां भी हैं, ये वाला भाग, ठीक है। इस भाग को हम बोलते हैं क्या? वक्षीय भाग। क्या बोलते हैं? वक्षीय भाग, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला भाग, जहां पर हमारा क्या होता है? आमाशय, हमारा पेट होता है, और छोटी आंत भी होती है, और थोड़ी बहुत बड़ी आंत भी होती है। यानी आंत और आमाशय जहां पर होता है, ये वाला भाग, ठीक है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? उदर। क्या बोलते हैं? उदर। और सबसे लास्ट वाला भाग, जहां पर जननांग होते हैं, हमारे बाह्य जननेंद्रिय होती हैं, ये वाला भाग, ये कहलाता है बेटा जी श्रोणी। क्या बोलते हैं इसको? श्रोणी। तो कुल मिलाकर हमने हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक, अब आप बोलेंगे सर ये, अरे भैया ये तो पैर है ना, इनको हम बोलते हैं पश्चेपाद। याद रखना, पैरों को हम क्या बोलते हैं? पश्चेपाद, ठीक है। और हाथों को हम बोलते हैं अग्रपाद। याद रखना, क्या बोलते हैं इनको? हाथों को क्या बोलते हैं? अग्रपाद। पैरों को क्या बोलते हैं? पश्चेपाद। तो हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर कितने भागों में बटा हुआ है? 5। शीर्ष, ग्रीवा, वक्ष, उदर और श्रोणी, ठीक है। अब ये क्यों बताया मैंने? इसलिए बताया, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे शरीर के अंदर, ध्यान से सुनना, मेरे शरीर के अंदर खाली जगह है ना। शरीर के अंदर क्या है? खाली जगह। अब जरा सोचिए, ये जो उदर भाग है, इस उदर भाग के अंदर खाली जगह होगी या नहीं होगी? होगी ना। कौन होगी? खाली जगह, ठीक है। आइए ध्यान से सुनना, मैं जो आगे चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, जो मैं आपको बता रहा था, ध्यान से सुनना। ये जो उदर भाग है ना, उदर भाग, ये वाला भाग जो होता है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल रही, हमारा आमाशय भी मिल रहा है, हमारी आंतें भी मिल रही है, हमारी किडनी भी मिल रही है, यानी वृक्क भी मिल रही है ना। तो मैं इतने से उदर भाग को यहां पर दिखा रहा हूं। मान लो ये उदर भाग है। कौन सा भाग है बेटा? हमारा उदर भाग है, ठीक है। अब इस उदर भाग में यहां पर साइड में
साइड में, इस जगह पार्श्व में। साइड को हम क्या बोलते हैं? लेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्श्व। यहां पर मिलती है क्या? किडनी। क्या मिलती है? वृक्क मिलती है। अब वृक्क के पीछे, वृक्क के पीछे क्या मिलती है? याद रखना क्या बेटा जी? अंडाशय मिलती है एक जोड़ी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अंडाशय के बारे में। कैसे रंगी थी? सफेद रंग की थी। आकृति किसकी जैसी थी? बादाम की जैसी थी। कहां मिल रही है? हम बोलेंगे ये, ध्यान से सुनना, ये उदर गुहा में। गुहा का मतलब खाली जगह, अंदर, इस जगह में अंदर जो खाली जगह होगी वहां पर। उदर गुहा में वृक्क, वृक्क यानी किडनी के पीछे स्थित होती है। ठीक है बेटा जी। तो मैंने यहां पर आपको मात्र 2 बिंदु बताए हैं किसमें? हमारे अंडाशय के बारे में। सिंपल से 2 बिंदु। क्या क्या? जरा ध्यान से सुनना। क्या? सफेद रंग की होती है, बादाम के आकार की होती है। कहां मिलती है? एक स्त्री के अंदर। एक स्त्री के अंदर कहां पर मिलती है? उसके उदर भाग में। उदर भाग के अंदर जो खाली जगह है, जैसे हम क्या बोलते हैं? उदर गुहा में। उदर गुहा में मिलेगी। कहां पर? वृक्क के पीछे मिलेगी। सिंपल सा, इतनी सी, बिल्कुल इतनी सी, बादाम के जितनी, इतनी सी। कहां पर मिल रही है? इधर की तरफ, पीछे की तरफ, वृक्क के पीछे की तरफ। सिंपल, कंफ्यूजन तो नहीं था। कितने बिंदु हो गए? मात्र 2 बिंदु। ठीक है। आइए तीसरा बिंदु बेटा ध्यान से सुनना। किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। आप पूछेंगे सर ये कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है और इसकी मोटाई कितनी होती है? पूछेंगे ना, पूछेंगे ना। आइए तीसरा बिंदु बेटा, लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 0.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ध्यान से सुनना। कितना? लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये चौड़ी और इनकी मोटाई जो होती है वो 0.8 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। कितने बिंदु हो चुके बेटा जी? हमारे 3 बिंदु हो गए। चले आगे। अब चौथा बिंदु ध्यान से सुनना। आपने डायग्राम ढंग से देखा था या नहीं देखा था? जरा जल्दी से मुझे बताएं। किसका? अंडाशय का। वापस से दिखाऊं? देखना, और देखकर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्या? देखिए, पहले मैं बताता हूं, फिर उस डायग्राम को वापस से दिखाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए बेटा जी, मादा में ना, एक फीमेल में संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय। उस गर्भाशय से एक नलिका निकलती है इधर से, और इसी तरीके से यहां पर भी एक नलिका निकलती है। ठीक है बेटा, इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? याद रखना। ये तो क्या कहला रहा है? गर्भाशय। ठीक है, और ये जो नलिका निकल रही है इनको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन, फैलोपियन नलिका। ठीक है, या इसको हम अंडवाहिनी भी बोल देते हैं या डिंब वाहिनी भी बोल देते हैं। अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर होता है क्या? ये अंडाशय। कौन है बेटा जी? अंडाशय। ठीक है, अब जरा सुनना, ध्यान से सुनना। क्या आपको ये अंडाशय एक संरचना द्वारा गर्भाशय की भित्ति से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सोचो सोचो, क्या बोला मैंने? ये अंडाशय गर्भाशय की भित्ति से, दीवार से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है एक संरचना के द्वारा, इस संरचना के द्वारा। आप बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, अब जरा इसी चीज को ना थोड़ा पीछे चलकर डायग्राम में देखते हैं। आइए देखिए, ध्यान से देखना। देखो, दिख रहा है ये अंडाशय? ये अंडाशय है और ये जो है ये गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय। ये क्या है? अंडाशय। और ये क्या आ रही है? फैलोपियन नलिका। अब आप मुझे बताएं, क्या ये अंडाशय गर्भाशय से एक संरचना के द्वारा जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ये वाली संरचना।
दिख रही है ना। अब ये जो संरचना होती है जो अंडाशय को गर्भाशय की भित्ति से जोड़ती है, इस संरचना को क्या बोलते हैं? ध्यान से बेटा, कौन सा बिंदु है हमारा? चौथा बिंदु। ध्यान से सुनना है क्या? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। आप बोलेंगे कौन? तो याद रखना इसका आंसर क्या बेटा जी? इसको हम बोलते हैं अंडाशय स्नायु। अंडाशय स्नायु, ठीक है। आप में से कई पूछेंगे सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो भी मैं लिख देता हूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। तो ओवेरियन लिगामेंट या अंडाशय स्नायु क्या काम कर रही थी? सीधा सीधा अंडाशय को किससे जोड़ रही है? गर्भाशय की भित्ति से या गर्भाशय से जोड़ रही है। कौन बेटा? ये अंडाशय स्नायु या ओवेरियन लिगामेंट। क्या ये चौथा बिंदु समझ में आ गया? कितने बिंदु हो गए बेटा जी? सिंपल से 4 बिंदु हो गए। क्या था? जरा जल्दी से फटाफट रिपीट करते हैं। सफेद रंग की थी, बादाम के आकार की थी, पहला बिंदु। दूसरा, कहां पर मिल रही थी? उदर गुहा में वृक्क के पीछे मिल रही थी, दूसरा बिंदु। तीसरा, इसके परिमाण क्या थे, या मैं बोलूंगा इसके परिमाप क्या थे? हम बोलेंगे सर 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी, 0.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई थी, 3 बिंदु। चौथा, ये जो है ये अंडाशय गर्भाशय से जुड़ी हुई थी, किसके द्वारा? एक स्नायु के द्वारा, एक लिगामेंट के द्वारा। स्नायु जो शब्द आ रहा है ना, इसका कार्य क्या होता है? किसी चीज को जोड़ना। अब जरा सोचिए, स्नायु किसको जोड़ रहा था? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ रहा था। ये सिंपल से 4 बिंदु थे। चले आगे। अब 5वां और आखिरी बिंदु किसका? अंडाशय का। ध्यान से सुनना, सिंपल 5वां बिंदु हम क्या देखने वाले बेटा जी? आंतरिक संरचना। किसकी आंतरिक संरचना? अंडाशय की, ठीक है। अब इधर देखना, मान लेते हैं ये अंडाशय है, ठीक है, और ये स्नायु था जो गर्भाशय से जोड़ रहा था। ये कौन था? अंडाशय स्नायु है जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले किसकी आंतरिक संरचना? इस अंडाशय की। आइए ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। बाहर से जब अंदर की तरफ हम जाते हैं, इस अंडाशय में आंतरिक संरचना देख रहे हैं, तो बाहर से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली चीज हमें जो दिखाई देती है वो क्या? 2 आवरण दिखाई देते हैं। क्या बोला मैंने? 2 आवरण, ठीक है। अब सिर्फ मैं अंडाशय को दिखाने वाला हूं, देखिएगा यहां पर बादाम की आकृति, ये और एक और। अब जरा सोचिए, क्या है बेटा? यहां पर कोशिकाएं हैं। कौन है बच्चों? कोशिकाएं हैं ना, क्योंकि कोशिकाएं तो मिलकर क्या बनाएंगी? स्तर बनाएंगी। तो ये एक आवरण है और उसी प्रकार इसके नीचे भी एक और आवरण है। अब आप मुझे बताएं, जब मैंने अंडाशय की आंतरिक संरचना देखी तो मुझे 2 आवरण मिले, ठीक है। अब बेटा जी ये जो 2 आवरण है ना, 2 आवरण, ये 2 आवरण जो है, ठीक है, इन दोनों आवरणों को, ये जो दोनों आवरण हैं, इन दोनों आवरणों को मिलाकर जो दोहरा आवरणीय ये जो संरचना है, इसको बोला जाता है मीजोवेरियम, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु आपने क्या याद रखना है? आंतरिक संरचना में आपसे कोई पूछे आंतरिक संरचना बताए तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? कि अंडाशय दोहरे आवरण द्वारा, ध्यान
ध्यान से सुनना, दोहरे आवरण द्वारा घिरी रहती है, जिसे मीजोवेरियम बोलते हैं। सिंपल सा पहला बिंदु क्लियर है इसका, किसका? आंतरिक संरचना का। चले अब ये जो मीजोवेरियम है, जो दो आवरणों से बनी हुई, याद रखना कई बच्चे भूल जाते हैं मीजोवेरियम क्या होता है, पता ही नहीं होता। मीजोवेरियम क्या था? एक संरचना का नाम है, किसकी? अंडाशय की एक परत है जो दो आवरण से बनी हुई है, यानी एक बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण, दोनों स्तर मिलकर क्या कहला रही है? मीजोवेरियम। सिंपल। चलें आगे। अब इस मीजोवेरियम के नीचे क्या मिलता है, जरा जल्दी से देखिएगा बेटा जी। इस मीजोवेरियम के नीचे एक और स्तर मिल रही है, मीजोवेरियम के नीचे एक और स्तर मिल रही है। अब इस स्तर को हम थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अब ये जो स्तर जो है बेटा जी, इस स्तर को बोला जाता है, आपने याद रखना है क्या? ध्यान से सुनना, ये जो स्तर जो है, जो मीजोवेरियम के नीचे मिल रही है, इस स्तर को, जो मीजोवेरियम के नीचे मिल रही है, इस स्तर को बोला जाता है, पहली तो मीजोवेरियम और दूसरी जर्म उपकला। याद रखना है, दूसरी जो स्तर है उसे हमने क्या बोला बेटा जी? जर्म उपकला। पहली कौन सी थी? मीजोवेरियम, और दूसरी कौन सी है? जर्म उपकला। अब ये जो जर्म उपकला है ना, ये जो लाल रंग की दिखाई दे रही है, इस जर्म उपकला की जो कोशिकाएं हैं, ये जो एक 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 एक, एक कोशिकाएं हैं, इनको हम बोलते हैं जर्म कोशिका। और इतना तो याद आ रहा होगा, जब हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वर्ड आया था, जर्म कोशिकाएं। याद आ रही है? याद आ रही है? छोटी छोटी जर्म कोशिका आधारीय कोशिका के ऊपर थी, सर्टोली कोशिका के ऊपर थी। याद आ रही है? जर्म कोशिका जो आगे चलकर किसका निर्माण कर रही थी? याद करिए, किसका? शुक्राणु का कर रही थी ना। तो याद रखना, यही जर्म उपकला की जर्म कोशिकाएं आगे चलकर निर्माण करेंगी किसका? अंडाणु का, यानी अंड जनन करेंगी। कैसे होएगा, कब होएगा, किधर होएगा, वो सारी चीजें आएंगी। अभी स्तर वाइज स्तर, लेवल बाय लेवल हम चीजें पढ़ रहे हैं। आंतरिक संरचना में अभी हमने सिर्फ इतना सा देखा, बाहरी आवरण था मीजोवेरियम, जो दोहरा आवरण था, उसके नीचे एक स्तर मिल रही है, कौन? जर्म उपकला, जिसकी कोशिकाएं क्या कहला रही है? जर्म कोशिका। खत्म, इतनी सी बात। चलें आगे। अब अंदर, इस जर्म उपकला के अंदर क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना। दिख रहा है एक इसको समझना, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। देखिए, ध्यान से सुनना, जर्म उपकला के अंदर क्या मिल रहा है? एक तरल मिल रहा है। क्या बोला हमने? जर्म उपकला के अंदर क्या मिल रहा है? एक तरल मिल रहा है, एक लिक्विड मिल रहा है, जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, स्ट्रोमा। क्या नाम है बच्चों? स्ट्रोमा। ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा जो अंदर मिल रहा है, ये दो भागों में बट गया है। कितने भागों में बट गया है? दो भागों में। एक परिधि की ओर, परिधि यानी किनारे की तरफ, जिसे हम बोलते हैं, परिधि की तरफ जो होता है उसे हम बोलते हैं वलकुट। क्या नाम देते हैं? वलकुट। जबकि जो बीच में है, जो मध्य में मिल रहा है, ये बीच में मिल रहा है, मध्य में मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं बेटा जी मध्यांश। क्या बोलते हैं? मध्यांश। यानी कुल मिलाकर हमने जर्म उपकला के अंदर जब देखा तो हमें एक लिक्विड मिला, एक तरल मिला। वो तरल जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। किनारे की तरफ जो है वो क्या कहला रहा है? वलकुट, जो गाढ़ा नहीं है, पतला है, पतला। ठीक है। जबकि बीच में जो मिल रहा था मध्यांश, वो कैसा है? गाढ़ा है, गाढ़ा। भूल मत जाना। तो बीच में कौन मिल रहा है? स्ट्रोमा। वो स्ट्रोमा क्या कहला रहा है? मध्यांश। कैसा है? गाढ़ा है वो तरल। ठीक है, जैसे पानी है और एक चाशनी है।
चाशनी कैसी होती है? गाढ़ी। पानी कैसा होता है? कम गाढ़ा होता है ना। तो बीच में जो स्ट्रोमा मिल रहा है कौन? मध्यांश, वो है गाढ़ा, और जो किनारे पर मिल रहा है वो मिल रहा है पतला स्ट्रोमा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? वल्कुट। बस इतनी सी संरचना अभी आपने याद रखनी है, किसकी? अंडाशय की, और कुछ नहीं। बस बाहर मीजोवेरियम, दोहरा आवरण था, फिर उसके नीचे कौन? जर्म उपकला, जिसकी कोशिकाएं जर्म कोशिका, यही कोशिकाएं आगे चलकर किसका निर्माण करेंगी? अंडाणु का। अंदर की तरफ एक तरल मिल रहा है जिसका नाम है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा दो भागों में बट गया है, किनारे की तरफ कम गाढ़ा, क्या कहला रहा है? वल्कुट। बीच में ज्यादा गाढ़ा है, क्या कहला रहा है? मध्यांश। खत्म। इतनी सी थी क्या? आंतरिक संरचना किसकी? आपके अंडाशय की। अब हमने टोटल बिंदु पढ़े हैं 5। टोटल कितने बिंदु पढ़े हैं? 5, और ये पांचों के पांचों बिंदु आज की आज में याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? जरा सोचिए, हम क्या पढ़ रहे थे? मादा जनन तंत्र, जिसमें हमने क्या बोला था? 4 चीजों से बनी हुई है, जिसमें हमारी पहली चीज क्या हो चुकी है? अंडाशय। खत्म। इतना सही पढ़ना, अंडाशय और कुछ नहीं, ठीक है। इसकी जो आंतरिक संरचना है, जिसमें हमने कई सारी चीजें बोली, क्या? प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, ग्रेवियन पुटक, कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारे वर्ड बाद में आएंगे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे क्या? अंडजनन। डन। अब जरा सोचिए, अंडाशय हो गया, अब किसकी बात करेंगे? सोचिए, सहायक नलिकाओं की करेंगे ना। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? फैलोपियन नलिका। इसकी बात करने वाले हैं, फैलोपियन नलिका की बात करने वाले हैं। लेकिन फैलोपियन नलिका पढ़ने से पहले एक बार मैं ये डायग्राम वापस से दिखा रहा हूं आपको। किसका? मादा प्रजनन तंत्र का। क्यों? क्योंकि हम फैलोपियन नलिका पढ़ने से पहले क्या पढ़ने वाले हैं? जरा ध्यान से सुनना। अंडाशय हमारा हो गया ना, पहला प्राथमिक लैंगिक अंग हो गया। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? ध्यान से सुनना। सहायक नलिकाओं की। किसकी बात करने वाले हैं? सहायक नलिकाएं देखने वाले हैं, ठीक है। अब सहायक नलिका आपको नर में तो याद आ रही है, मादा में सहायक नलिकाएं कौन सी हैं? ध्यान से सुनना। सबसे पहली सहायक नलिका जो है उसका नाम है फैलोपियन नलिका। कौन सी है बेटा जी? फैलोपियन नलिका। ये जो आपको दिख रही है ना, ये पूरी क्या है? फैलोपियन नलिका, ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग देखिए, ये वाला पूरा, ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं बेटा जी क्या? गर्भाशय, ठीक है। जिसको हम याद रखना, गर्भ भी बोल देते हैं, जिसको हम वोम्ब भी बोल देते हैं, जिसको हम बच्चादानी भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। आप बोलेंगे सर फैलोपियन नलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है। और भी कई सारे नाम है फैलोपियन नलिका के, अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, ये नलिका, ये गर्भाशय, और गर्भाशय के नीचे जरा देखिए ये वाला भाग, ये क्या कहला रहा है बेटा जी? योनि। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? योनि, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी संरचनाएं यहां पर दिख रही थी? आप बोलेंगे सर 3, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और लास्ट में योनि। योनि को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। ये 3 संरचनाएं मिलकर एक मादा की, ध्यान से सुनना, ये 3 संरचनाएं मिलकर एक मादा की क्या कहलाती हैं? सहायक नलिकाएं। तो जरा सोचिए, इससे पहले मैंने आपको जो ये इमेज दिखाई, ये जो डायग्राम दिखाया, चित्र दिखाया, जिसमें मैंने बोला क्या पढ़ने वाले हैं? फैलोपियन नलिका। लेकिन हमें ये भी तो याद रखना पड़ेगा कि फैलोपियन नलिका जो है किसके साथ में? गर्भाशय और योनि के साथ में मिलकर एक मादा की क्या कहलाती है? सहायक नलिका। यानी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? सहायक नलिकाएं पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली हम क्या पढ़ेंगे? फैलोपियन नलिका पढ़ेंगे। स्टार्ट करें, किसकी बात करने वाले हैं? फैलोपियन नलिका की। ध्यान से सुनना बेटा, फैलोपियन नलिका बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहला बिंदु याद रखना है, फैलोपियन नलिका का दूसरा नाम क्या है? ध्यान से सुनना, इसे अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, याद रखना, भूल मत जाना। भूलिएगा मत, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अंडवाहिनी बोलते हैं या डिंब वाहिनी बोलते हैं, सिंपल सा था, ठीक है। दूसरा बिंदु,
ये 3 भागों से बनी हुई है, ये 3 भागों से बनी हुई है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं, देखिएगा। मान लो ये गर्भाशय है बेटा जी, और ये है फैलोपियन नलिका। ये ऐसे ही एक और होगी, है ना। ये है कौन, अंडाशय, जो अंडाशय स्नायु द्वारा गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ है। अब ये जो अंडवाहिनी है फैलोपियन नलिका, ध्यान से देखना, इस तरीके से क्या मिल रही है, ये अंडवाहिनी मिल रही है। अब इस अंडवाहिनी के 3 भाग हैं, बोला ना मैंने, कौन कौन से, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट, ये पूरा सेकंड, और आखिरी में थर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब जो पहला है ना, फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, कीपक। क्या बोलते हैं, कीपक। इंग्लिश में बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनफंडिबुलम बोलते हैं। भूल मत जाना, ठीक है। इंग्लिश में भी वर्ड याद रखना, कई बार अंग्रेजी में भी वर्ड आ जाता है इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम कौन है, कीपक है, ठीक है। ये वाला कीप की आकार का दिख रहा है, इस तरीके से कीप की आकार का होता हुआ। अब जरा सोचिए, इस कीपक के किनारे जो हैं, क्या वो कुछ उंगली नुमा संरचनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कीपक है, कीपक इस तरीके से, कीपक जो है उसके किनारे जो हैं, क्या वो कुछ उंगली नुमा संरचना बना रहे, किसके किनारे, कीपक के। इन उंगली नुमा संरचनाओं को, जैसे ये दिख रहा है, ये उंगली नुमा संरचना इस तरीके से, इनका नाम है, याद रखना, इनको हम बोलते हैं झालर। इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना, फिम्ब्री। याद रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिम्ब्री, हिंदी में बोलते हैं क्या, झालर। सिंपल। चलें आगे, नेक्स्ट। अब जरा सोचिए, इस फैलोपियन नलिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, दूसरा। ये जो दूसरा भाग है बेटा, इस दूसरे भाग को हम बोलते हैं तुम्बिका। याद रखना, क्या बोलते हैं, तुम्बिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पुला। इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, एम्पुला। और आखिरी ये छोटा सा भाग जो होता है, जो जाकर किस में खुल रहा है, गर्भाशय में। आखिरी जो तीसरा भाग होता है, इसे हम बोलते हैं संकीर्ण। याद रखना, पथ, भूल मत जाना, क्या बोलते हैं, संकीर्ण पथ। इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 3 संरचनाएं मिलकर क्या बना रही हैं, फैलोपियन नलिका। अब इस फैलोपियन नलिका में क्या क्या चीजें याद रखनी है, ध्यान से सुनना। देखिए, हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी, फैलोपियन नलिका के नाम क्या है, ठीक है। फैलोपियन नलिका के 3 भाग हमने देखे, ये सब 3 भाग है। सबसे पहला कीपक, जिसके किनारे उंगली नुमा संरचना बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, झालर, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा भाग कौन, तुम्बिका। छोटा सा भाग जो गर्भाशय में जाकर खुल रहा है, कौन है, संकीर्ण पथ है, ठीक है। अब कुल मिलाकर यहां पर जो बिंदु याद रखना है ना आपको फैलोपियन नलिका में, वो 2 बिंदु याद रखने, ध्यान से सुनना। क्या, ये झालर का कार्य क्या है, सोचिए। ये क्या था बेटा, अंडाशय था। अंडाशय क्या उत्पन्न करेगा, अंडाणु निकालेगा ना। अब ध्यान से सुनना, अंडाशय से, ध्यान से सुनिएगा, अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है, इस ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं अंडाणु निकला है, किससे, अंडाशय से। क्या निकला है, ये अंडाणु बाहर निकला। अंडाशय से जब बाहर अंडाणु निकलता है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं बच्चों, अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग क्या था, सोचिए। अंडोत्सर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन क्या था, जब एक अंडाशय युग्मक, मादा युग्मक को बाहर निकालता है,
तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग होने के बाद जो अंडाणु बाहर निकलेगा उसे कौन पकड़ रहा है? सोचिए, इस कीपक की उंगली नुमा संरचनाएं क्या पकड़ रही हैं? किसको जकड़ रही हैं? किसको कैच कर रही हैं? किसको लपक रही हैं? किसको पकड़ रही हैं? सीधी सी बात है, अंडोत्सर्ग होने के बाद जो अंडाणु निकलेगा उसको पकड़ेंगी कौन? झालर। उंगली नुमा संरचना किसकी? कीपक की। याद रहेगा। चले, अब अंडाणु को पकड़ लिया। अंडाणु जो है आएगा अंदर। अब इस अंडाणु को धीरे 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 यहां पर बैठा दिया जाएगा। जरा सोचिए, ये अंडाणु यहां से चलते 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 यहां पर आकर बैठ गया। अब आप बोलेंगे सर कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? तो बेटा जी अंदर ना कुछ धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। ध्यान से सुनना, अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं, याद रखना, पक्षमाभ। क्या बोलते हैं? पक्षमाभ। इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका जो होती है उसके अंदर कौन गति कर रहा है? हम बोलेंगे अंडाणु गति कर रहा है। कौन गति करा रही है? कौन? पक्षमाभ गति करा रही है। जो अंदर मिल रहे हैं कुछ धागे नुमा संरचना जो इस अंडाणु को कहां आकर बैठा दिए हैं? तुम्बिका क्षेत्र। अब ये यहां पर ये अंडाणु वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? शुक्राणुओं का। यहां से देखिए, यहां से कौन आएगा? शुक्राणु आएंगे। अब ये शुक्राणु किसके पास आएंगे? अंडाणु के पास आएंगे और अंडाणु के पास आकर उससे जुड़ जाएंगे। जरा सोचिए, एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ जब जुड़ेगा तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आप बोलेंगे सर निषेचन। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, निषेचन कहां होता है? आप बोलेंगे गर्भाशय में? नहीं। अंडाशय में? नहीं। किस में? फैलोपियन नलिका में। आप बोलेंगे हाँ सर इतना तो पता है हमें कि फैलोपियन नलिका में होता है निषेचन, लेकिन और थोड़ा सा डीप में अगर आपसे पूछा जाए फैलोपियन नलिका के कौन से भाग में होता है, तो ये जरूर याद रखना, क्या इस भाग में? कौन से? तुम्बिका भाग में। तो नोट डालकर बेटा जी यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या? निषेचन मादा फैलोपियन नलिका के तुम्बिका भाग। याद रखना, भूल मत जाना, तुम्बिका क्षेत्र या तुम्बिका भाग में होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझना। पहले की जो बुक्स होती थी ना, पहले की बुक्स, वहां पर पता है क्या लिखा होता था? ध्यान से सुनना। पहले की बुक्स में लिखा होता था निषेचन होता है यहां पर। अब ये जरा सोचिए, ये जगह दिख रही है आपको? क्या मैं बोल सकता हूं ये जगह तुम्बिका और संकीर्ण पथ का संधि है? संधि का मतलब जहां पर दो चीजें जुड़ रही हैं। सोचिए, इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन, हिंदी में क्या बोल रहे हैं? संधि। ठीक है, ऐसा कई बुक्स में, पहले की बुक्स में लिखा होता था कि निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर होता है। कहां पर? तुम्बिका संकीर्ण पथ की संधि पर क्या होता है? निषेचन होता है। लेकिन नहीं, अब याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है नीट में, भूल मत जाना, क्या कि निषेचन जंक्शन पर नहीं होता। कहां पर होता है बेटा जी? याद रखना, सीधा सीधा कहां पर होता है? तुम्बिका भाग में होता है। विश्वास ना हो तो अपनी बुक्स उठाकर देख लेना, अगर लेटेस्ट है तो। पुरानी हुई तो वहां पर क्या लिखा होगा? तुम्बिका इस्थमस या तुम्बिका संकीर्ण पथ की जो संधि होती है वहां पर होता है। नहीं, गलत है, याद रखना, कहां पर होता है? तुम्बिका क्षेत्र में होता है। ये सिंपल सा था बेटा जी हमारी क्या? फैलोपियन नलिका। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। एक बार जरा जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। जरा सोचिए, आज हम पढ़ रहे थे क्या? मादा जनन तंत्र। हमने बात करी मादा जनन तंत्र के बारे में। सबसे पहले बात करी कि मादा जो है वो जनन योग्यता कब दर्शाती है? जब उसमें क्या आ जाती है? यौवन प्राप्ति हो जाती है, जो लगभग 10 से 12 वर्ष की उम्र में होती है। जब उसमें एक आर्तव चक्र या एक मासिक चक्र या एक लैंगिक चक्र चालू होता है, जिसमें शरीर से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, तब वो जनन योग्यता दर्शाती है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि मादा प्रजनन तंत्र जो है वो 4 भागों से बना हुआ है। एक जोड़ी अंडाशय, फिर सहायक नलिका, फिर सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय, जिसे हमने भग बोला। ठीक
ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक जोड़ी अंडाशय के बारे में, अंडाशय के बारे में कई बिंदु पढ़े, 4-5 बिंदु पढ़े। बादाम की आकृति की, सफेद रंग की, कहां पर मिल रही है, उदर गुहा में, वृक्क के पीछे मिल रही है। इसके परिमाप हमने देखे, कितना 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी, 0.8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई थी। फिर हमने बात करी कि ये जो अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय की आंतरिक संरचना जब हमने ये अंडाशय किससे जुड़ा होता है, गर्भाशय की भित्ति से, किसके द्वारा, अंडाशय स्नायु के द्वारा। फिर इस अंडाशय की आंतरिक संरचना देखी, बाहर एक दोहरा आवरण था, कौन, मीजोवेरियम। फिर उसके नीचे जर्म उपकला, जर्म उपकला की कोशिकाएं जर्म कोशिकाएं, जो आगे चलकर क्या बनाएंगी, अंडाणु बनाएंगी। जर्म उपकला के अंदर क्या मिल रही थी बेटा जी, एक तरल मिल रहा था, स्ट्रोमा, जो 2 भागों में बटा हुआ था, परिधि की और किनारे की तरफ वल्कुट जो कम गाढ़ा था, और बीच में मध्यांश जो ज्यादा गाढ़ा था। फिर उसके बाद हमने बात करी सहायक नलिकाओं में सबसे पहली कौन, फैलोपियन नलिका, जिसके 3 भाग हमने देखे। सबसे पहला कीपक, जिसकी उंगली नुमा संरचना क्या कहला रही थी, झालर या फिम्बरी, जो पकड़ रहे थे अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को। जब अंडाणु निकलेगा तो वो प्रक्रिया क्या कहला रही थी, अंडोत्सर्ग कहला रही थी, ये हमने बात करी। फिर ये अंदर से होता हुआ अंडाणु किसमें जाकर बैठ जाएगा, तुम्बिका क्षेत्र में। कौन लेकर जाएंगे, अंदर कुछ धागे नुमा संरचना थी, जिनका नाम क्या था, पक्षमाभ, ठीक है, सीलिया बोलते हैं। फिर तुम्बिका क्षेत्र में होएगा क्या, निषेचन, ठीक है। आखिरी भाग क्या कहला रहा था, संकीर्ण पथ, जो किसमें जाकर खुल रहा था, गर्भाशय में। ये हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, किसमें, मादा जनन तंत्र में। क्या क्या, एक तो अंडाशय, एक फैलोपियन नलिका। अब इसके आगे के जो भाग है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समय हुआ है किस चीज का, क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, कीपक किसका भाग है, जल्दी से सोचिए, कीपक जो है वो किसका भाग है, मूत्रवाहिनी का, गर्भाशय का, डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका का, या चौथा ऑप्शन वास डिफरेंस का। सोच समझकर आंसर लगाइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। कीपक किसका भाग है, मूत्रवाहिनी, गर्भाशय, डिंब वाहिनी बोल दीजिए, या फैलोपियन नलिका बोल दीजिए, और चौथा ऑप्शन वास डिफरेंस। सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बेटा जी, अंडाशय से oocyte के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अंडाशय से oocyte यानी अंडाशय से जो अंडाणु निकल रहा है, याद रखना, अंडाशय से जो अंडाणु निकल रहा है उसके निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन प्रसव, दूसरा आरोपण, तीसरा गेस्टेशन, चौथा अंडोत्सर्ग। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। मैंने आपको बताया है क्या, अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। चलिए, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, कीपक किसका भाग है। हमने सीधा सीधा बोला कीपक यानी इनफंडिब्यूलम, याद रखना, किसका भाग है, सीधा सीधा ओविडक्ट, फैलोपियन नलिका, डिंब वाहिनी। आप बोलेंगे सर ओविडक्ट नहीं बताया, इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन नलिका को क्या, ओविडक्ट भी बोल देते हैं। बोला था ना अंड वाहिनी, डिंब वाहिनी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना क्या, डिंब वाहिनी फैलोपियन नलिका, ठीक है। तो सीधी सी बात है, थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न था बेटा जी हमारा, अंडाशय से oocyte, oocyte यानी अंडाणु जो निकलने वाला है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा बताया था क्या, अंडोत्सर्ग। ये था बेटा जी हमारा आज सिंपल क्विज। जल्दबाजी में गलती नहीं की होगी, मैं समझता हूं, ठीक है। ये है आज का होमवर्क, सिंपल से 3 प्रश्न है, जरूर करने, किसी भी हालत में करने, ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है। लगातार ये जो मुहिम जो छेड़ रखी है ना हमने होमवर्क की, ये जरूर करिएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा बेटा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यू करेंगे किसको, मादा जनन तंत्र को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।